जैसे तैसे उसकी थोड़ी सी आंख लगी, किसी ने सहसा जगा दिया। पलक बंद करने में जितना दर्द हुआ था, उतना ही पलकें खोलने में। उसने पलकें खोली, देखा सामने सुधा खड़ी थी। मांग और माथे में सिंदूर, कलाई में कंगन, हाथ में अंगूठियां, कड़े जूड़े, गले में गहने, बड़ी सी नथनी डोरे के सहारे कान में बंधी हुई। आंखें जिनमें भादों की घटनाओं की गरज खामोश हो रही बरसात सी हो गई थी। वह क्षण भर पैताने खड़ी रही। चंदर उठकर बैठ गया। उसका दिल इतना इस तरह धड़क रहा था जैसे किसी के सामने भाग्य का रूठा हुआ देवता खड़ा हो। सुधा कुछ बोली नहीं। उसने दोनों हाथ जोड़े और झुककर चंदर के पैरों पर माथा टेक दिया। चंदर ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ईश्वर तुम्हारा सुहाग अटल करे। तुम बहुत महान हो। मुझे तुम पर आज से गर्व है। आज तक तुम जो कुछ थी उससे कहीं ज्यादा हो मेरे लिए सुधा। सुधा कुछ बोली नहीं। आंचल से आंसू पोंछती हुई पैताने जमीन पर बैठ गई और अपने गले से एक बेल का हार उतारा, उसे तोड़ डाला और चंदर के पांव खींचकर खाट के नीचे जमीन पर रख दिए। अरे यह क्या कर रही हो सुधा? चंदर ने कहा। जो मेरे मन में आएगा। बहुत मुश्किल से रुद्धे गले से सुधा बोली। मुझे किसी का डर नहीं। तुम जो कुछ दंड दे चुके हो, उससे बड़ा दंड तो अब भगवान भी नहीं दे सकेंगे। सुधा ने चंदर के पांव पर फूल रखकर उन्हें चूम लिया और अपनी कलाई में बंधी हुई एक पुड़िया खोलकर उसमें से थोड़ा सा सिंदूर उन फूलों पर छिड़क कर चंदर के पांव पर सिर रखकर चुपचाप रोती रही। थोड़ी देर बाद उठी और उन फूलों को समेटा, अपने आंचल के छोर में उन्हें बांध लिया और उठकर चली, धीमे धीमे निःशब्द। कहाँ चली सुधा? चंदन ने सुधा का हाथ पकड़ लिया। कहीं नहीं। अपना हाथ छुड़ाते हुए सुधा ने कहा। नहीं नहीं सुधा, लाओ ये हम रखेंगे। चंदन ने सुधा को रोकते हुए कहा। बेकार है चंदर, कल तक परसों तक ये जूठे हो जाएंगे देवता मेरे। और सुधा सिसकते हुए चली गई। एक चमकदार सितारा टूटा और पूरे आकाश पर फिसलते हुए जाने किस क्षितिज में खो गया। दूसरे दिन 8 बजे तक सारा सामान स्टेशन पहुंच गया था। शंकर बाबू और डॉक्टर साहब पहले ही स्टेशन पहुंच गए थे। बाराती भी सब वहीं चले गए थे। कैलाश और सुधा को स्टेशन तक लाने का जिम्मा चंदर पर था। बहुत जल्दी करते करते भी 9:15 बजे गए थे। उसने फिर जाकर कहा। कैलाश और सुधा खड़े हुए। पीछे से लाइन सुधा के सिर पर पंखा रखी थी और बुआ जी रोचना कर रही थी। चंदर के उल्टी मचाने पर अंत में उन्हें फुर्सत मिली और वह आगे बढ़े। मोटर पर सुधा ने ज्यों ही पांव रखा कि बिनती पांव से लिपट गई और रोने लगी। सुधा जोर से बिलख बिलख कर रो पड़ी। चंदर ने बिनती को छुड़ाया। सुधा पीछे बैठकर खिड़की पर मुंह रखकर सिसकती रही। मोटर चल दी। सुधा मुड़कर अपने घर की ओर देख रही थी। बिनती ने हाथ जोड़े तो सुधा चीख कर रो पड़ी, फिर चुप हो गई। स्टेशन पर भी सुधा बिल्कुल शांत रही। सुधा और कैलाश के लिए सेकंड क्लास में से एक बर्थ सुरक्षित था। बाकी लोग ड्योढ़े में थे। शंकर बाबू ने दोनों को उस डिब्बे में पहुंचाया और बोले, कैलाश तुम जरा हमारे साथ आओ। मिस्टर कपूर जरा बहू के पास आप रहिए। मैं डॉक्टर साहब को यहाँ भेज रहा हूँ। चंदर खिड़की के पास खड़ा हो गया। शंकर बाबू का छोटा बच्चा आकर अपनी नई चाची के पास बैठ गया और उनकी रेशमी
चादर में खेलने लगा। चंदर चुपचाप खड़ा था। सहसा सुधा ने उसके हाथों पर अपना मेहंदी लगा हाथ रख दिया और धीमे से कहा, चंदर। चंदर ने मुड़कर देखा तो बोली, अब कुछ सोचो मत, इधर देखो। और सुधा ने जाने कितने दुलार से चंदर से कहा, देखो, बिंती का ध्यान रखना, उसे तुम्हारे ही भरोसे छोड़ रही हूं। और सुनो, पापा को रात को सोते वक्त दूध में ओवल्टीन जरूर दे देना। खाने पीने में गड़बड़ी मत करना। यह मत समझना कि सुधा मर गई तो फिर बिना दूध के चाय पीने लगो। हम जल्दी से आ जाएंगे। पम्मी का कोई खत आए तो हमें लिखना। इतने में डॉक्टर साहब और कैलाश आ गए। कैलाश कंपार्टमेंट के बाथरूम में चला गया। डॉक्टर साहब आए और सुधा के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आज तेरी माँ होती तो कितना अच्छा होता। और देख, महीने भर में बुला लेंगे तुझे, वहाँ घबराना मत। गाड़ी ने सीटी दी। पापा ने कहा, बेटा, अब ठीक से रहना और भावुकता या बचपना मत करना, समझी। पापा ने आँख से रुमाल लगा लिया। विवाह बहुत बढ़िया उत्तरदायित्व है। अब तुम्हारी नई जिंदगी है। अब तक बेटी थी, अब बहू हो। सुधा बोली, पापा, तुम्हारा ओवल्टीन का डिब्बा शीशे वाली मेज पर है, उसे पी लिया करना। और पापा, बिंती को गांव मत भेजना। चंदर को अब घर पर ही बुला लो। तुम अकेले पड़ गए और हमें जल्दी बुला लेना। गार्ड ने सीटी दी। कैलाश ने जल्दी से डॉक्टर साहब के पैर छुए, चंदर से हाथ मिला लिया। सुधा बोली, चंदर, ये पुर्जा बिंती को देना और देखो, मेरा नतीजा निकले तो तार देना। गाड़ी चल पड़ी। अच्छा पापा, अच्छा चंदर। सुधा ने हाथ जोड़े और खिड़की पर टिक कर रोने लगी और बार बार आंसू पोंछकर देखने लगी। गाड़ी प्लेटफॉर्म के बाहर चली गई। अब चंदर मुड़ा। उसने बदन में पोर पोर में दर्द हो रहा था। वह कैसे घर पर पहुंचा उसे मालूम नहीं। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों में उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतना भयंकर थकावट उसकी नसों में कसकर उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता, फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वह सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिंती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ, ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नचा जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता था कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वह भूल गया है, जो उसकी स्मृति पटल से मिट चुकी हो। कोई ऐसी दुनिया जो कहीं भी कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कड़ कड़ ध्यवस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन 4 दीवारों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंद गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुब्धक तार की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दुधिया रोशनी सफेद कफन की तरह छा जाती और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी को ओढ़ता
हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केचुल की तरह उस पर छाई हुई थी धीरे धीरे उतर गई और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा दर्द कसक रहा है। यह दर्द क्यों है, कैसे है, यह उसे कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीले उदास बादलों की एक झीनी तह ने ढहते हुए आषाढ़ के सूरज को ढक लिया और हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके के किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे बहुत बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर 2 दफे ड्राइवर को भेजकर बुलाया तो मालूम हुआ तुम सो रहे हो। अब अपना सामान यहीं ले आओ। और वे बैठकर किताब उलट पलट कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद कर दी और बोले, सुना है कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए हैं, जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कराऊं। तुम जाओ, सुधा का खत आया है, बिनती के पास है। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह तो गई। हम लोग कितना रोकते रहे लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ा। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा था कि चंदर के रोए रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयंकर न लगता होगा जितना शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल कर आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग हो गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थी और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कुहाड़ी उतार कर नीचे रख दी कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे में खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए, घर कितना सूना लग रहा है। बिनती, तुम अकेले कैसी रहती हो? चंदन ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू झलझला आए। बिनती, रोती क्यों हो? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदन ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं लेकिन हर एक तो देवता नहीं। फिर आपने कहा था आप आएंगे, बराबर पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज़ सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। बुआ जी को जाने क्यों दिया तुमने? उन्हें रोक लेती, चंदर ने कहा। अरे वाह, थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन के ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब वक़्त आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी ही किसी के साथ निकाल दूं? बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी ख़राब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाए। अभी तक दीदी थी, सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बंधाए रहती थी। अब तो कोई नहीं हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती,
महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना।